अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एमडी गेट रिकंडक्ट पेपर 2024 वाला करेंगे जो आईबीएस सखा ने लिया था। याद रहे 2024 में दो पेपर हुए थे, एक दाऊ यूनिवर्सिटी ने लिया था वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा जो रिकंडक्ट पेपर हुआ था वो आईबीएस सखा ने लिया था। तो आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर एमडी गेट रिकंडक्ट पेपर आईबीएस सखा वाला कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पोर्शन का। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पूछ रहा है प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। अब इथाइलिन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4, जिसको हम इथीन भी कहते हैं। इसका जो मास होता है वो होता है 28 ग्राम पर मोल, और गिवन मास आपके पास है 2.8 ग्राम। आपसे मोल पूछ रहा है तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपान में मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 2.8 ग्राम, मोलर मास है 28, तो इसकी जब मोल निकालेंगे तो आएगा 0.1 मोल। तो 69 का जवाब आपके पास आया 0.1, तो आपके पास है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब गिवन मास आपके पास यहाँ पर क्या है 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड has been dissolved in excess of water to ionize it completely. How many number of hydrogen ions है, ये कह रहा है हाइड्रोजन आयंस will it be yield। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन मास है मॉलिक्यूलर मास मोल्स निकालेंगे, फिर एवोगैड्रो नंबर निकालेंगे। मगर एवोगैड्रो नंबर में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयंस है, यहाँ पर जो वाटर आयोनाइज हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वाटर में 2 हैं, तो 2 आयंस के हिसाब से हम इसके एटम्स या नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकाल के फार्मूला गिवन मास जो ऊपर सवाल पर हम करके आए, गिवन मास अपान में मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 9.8, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98, तो हमने 98 को डिवाइड कर दिया, आपके पास जवाब आया 0.1। अब ये 0.1 मोल है, मगर आपसे ये पूछ रहा है कि एटम फाइंड करने। अब एटम से जब हम फाइंड करेंगे 0.1 मोल में, तो आपको पता है कि आपके पास आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22, ये 22 आया। अब यहाँ पर आपके पास आयंस तो आ गए, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस, वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास जवाब आया है 6.02 इंटू 10⁻22। अब हाइड्रोजन के 2 आयंस होते हैं वाटर में, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻23। ये आपके पास जवाब आ गया। तो यहाँ पर देखें 70 का आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 71 है, ये कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है इन केल्विन स्केल। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर वो सेंटीग्रेड में होता है, मगर यहाँ पर केल्विन में पूछ रहा है। तो आप क्या कर दो कि 273 जो है वो 100 में प्लस कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 373 केल्विन। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास जवाब कौन सा आया 373 केल्विन। तो 71 का ऑप्शन आपके पास डी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है 72 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा। अब जो 1 AMU बराबर होता है ग्राम में और किलोग्राम में अगर मैं कहूँ, तो ये जो केजी में बराबर होता है ये आपके पास होता है 1.66 इंटू 10⁻21 kg, मगर देखो ये 24 है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगर ग्राम के हवाले से हम कहें तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 28 है यहाँ पर 24 है, तो ये भी आपके पास बिल्कुल गलत है। इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। अब 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हम कंपेयर करते हैं कार्बन से, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है, मगर यहाँ पर कार्बन नहीं है मगर हाइड्रोजन है, मगर एक एटम में, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 72 का आपके पास जवाब आ गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, ये द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सवाल है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो डिस्टेंस कवर बाय द गैस मॉलिक्यूल हम कहते हैं ना मीन फ्री पाथ, तो उसी का ही सवाल है। डेफिनेशन उसने दी, ये बिल्कुल इजी सवाल है ना। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये सवाल है। 73 का आपके पास जवाब आ जाएगा बी। अब क्वेश्चन 74 है द गैस लॉ इन विच प्रेशर इज कीप्ट कांस्टेंट इज नोन एज बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ। अब प्रेशर किस में कांस्टेंट रखते हैं, हम करते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
जब प्रेशर आपके पास है कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ। और इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर जब आप क्या करो, कांस्टेंट रखो। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ आपके पास है 74 का बी ऑप्शन है। उसके बाद 75 है द प्रेशर 14.7 psi इज इक्वल टू, मतलब 14.7 psi है तो वो किसके बराबर हो गया? 1 टॉर, 1 पास्कल, 1 एटीएम या 1 न्यूटन मीटर होता है। तो जो 14.7 psi होता है हम कहते हैं ये आपके पास होता है 1 atm या हम होता है 760 टॉर। तो यहाँ पर देखो 1 टार है, ये भी गलत है। और जो पास्कल की अगर हम बात करें तो आपके पास है पास्कल 10, 13, 25 है, ये पास्कल है, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर ये भी गलत है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है 14.7 psi वो होता है 1 atm के बराबर होता है। तो 75 का ऑप्शन आपके पास सी आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सारे ऑप्शन से डिस्कस करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएं। अब 76 है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ 4f ऑर्बिटल वुड बी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहाँ पर ये पूछ रहा है 4f की। अब यहाँ पर देखो 4f है, जब s होगा तो आपको पता है ना उसकी जो डायरेक्शन होती है मतलब वो एक ही होती है। जब p होता है तो -1 0 और +1, जब d होगा तो -2 -1 0 +1 +2, जब f होता है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब 7 आपके पास ये ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पर आपके पास ये डी ऑप्शन है 76 का, वो सही है। यहाँ पर देखो 4f कह रहा है, मतलब f सिंपल ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है। उसके पास है 77 सवाल है इन कानिज़ारो रिएक्शन फार्म अल्डिहाइड रिएक्ट विद व्हिच रिएजेंट। कानिज़ारो रिएक्शन में फार्म अल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है? तो फार्म अल्डिहाइड जो है वो करता है यहाँ पर NaOH के साथ। तो इसका जवाब होगा 77 का बी। मगर आपको यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ। अब ये कह रहा है फार्म अल्डिहाइड। फार्म अल्डिहाइड क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल ऑफ फार्म अल्डिहाइड रिएक्ट विथ NaOH है जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। जब ये कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? तो ये आपके पास बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाएगा? सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर आपके पास जो सोडियम यहाँ पर एक आ जाता है, ये सोडियम क्लियर है और यहाँ पर एक सोडियम फॉर्मेट बनाता है। उसके बाद आपके पास ये मिथेनॉल भी बनाता है। क्या बनाता है? मिथेनॉल। तो एक मॉलिक्यूल सोडियम फॉर्मेट का बनाएगा, दूसरा मिथेनॉल का बनाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर ये ना रिड्यूस होके आपके पास मिथेनॉल बना देता है। तो यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्शन जो है ना वो रिएक्शन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो 77 का बी है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ओल्ड बुक का सवाल है, ये प्रेजेंट जो बुक है हमारे पास न्यू बुक है वो उसमें से नहीं आया। उसके बाद 78 है व्हाट द शेप ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का शेप क्या होता है? अब देखो फास्फोरस ना 5वें ग्रुप का होता है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये देखो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बनाया। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने? 3। लोन पेयर कितने? 1। टोटल जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 4। ये भी सवाल आता है एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर, दोनों को मिलाया ये 4, इसको हम कहते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप पूछ रहा है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जब 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो उसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायगोनल पिरामिडल, जैसे अमोनिया का होता है। तो 78 का आपके पास बी ऑप्शन सही है। उसके बाद है 79 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मोर आइडियल बिहेवियर। मतलब आइडियल बिहेवियर के करीब कौन सी यहाँ पर गैस होती है? तो ग्राफ आपको जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपके पास Z बराबर होता है 1, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और उसके बाद आपकी यहाँ पर जो लाइनें होती हैं इस तरीके से, ठीक है, गैसेस की होती हैं। एक लाइन यहाँ से भी जाती है और एक लाइन बिल्कुल इसके कंप्रेसिव फैक्टर के बिल्कुल करीब होती है, वो होती है हीलियम की। किसकी होती है वो? हीलियम की। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल बिहेवियर की लाइन है तो इसके करीब कौन सी गैस है? तो वो आपके पास होती है हीलियम। तो आपके पास पहला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है 79 का, वो ए ऑप्शन है। क्लियर है? तो ये 79 भी हो गया, इसका जवाब ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स एट द एंगल ऑफ। अब डायमंड की जो है ना वो एंगल पूछ रहा है यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पर मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो मीथेन यहाँ पर कार्बन, ठीक है,
4 यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होती है, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड एंगल यहाँ पर होती है 109.5। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है उसकी बॉन्ड एंगल 109 होती है। तो 80 का जवाब आपके पास आ गया बी। इजी सवाल है। अब 81 है, यहाँ पर ये कह रहा है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स को हम शार्ट फॉर्म में LDFB लिखते हैं। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स को जिस हम पढ़ते हैं मोमेंटरी फोर्स होती है, और ये नॉन पोलर में एग्जिस्ट करती है। नॉन पोलर मतलब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वीकेस्ट फोर्स होती है अमंग सेकेंडरी फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड, ये डेफिनेशन पूछ रहा है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, प्रोटॉनिक ब्रिज भी नहीं होगा, डायपोल डायपोल फोर्स नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो होता है वो सी ऑप्शन यहाँ पर 81 का सही है। ये डेफिनेशन पूछी है इसने बस। क्वेश्चन नंबर 82 है, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब पार्टिकल्स इन सॉलिड है, सॉलिड में जो होता है ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो क्यों होते हैं, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो मेटेलिक बॉन्ड आपके पास होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, याद रखें कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है एटॉमिक रेडियस। जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एक तो इस पर डिपेंड करती है, दूसरा आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं। सोडियम जो आपके पास होता है वो दूसरे पीरियड का होता है, सीजियम की अगर बात करें तो 6 पीरियड का होता है, और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 पीरियड का होता है, अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें तो 5वें पीरियड का होता है। अब यहाँ पर मैंने देखो आपको कहा ना एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं रेडियस बढ़ता है, ठीक है। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये 6 ये 5, ये तो दोनों कैंसिल कर दो, बाकी आप सोडियम और मैग्नीशियम को देखो। अब देखो इन दोनों के केस में एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो दोनों सेकंड पीरियड में आते हैं, मगर फिर बात आ जाएगी न्यूक्लियर चार्ज, जिसका न्यूक्लियर चार्ज दोनों में से ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। सोडियम भी दूसरे पीरियड, मैग्नीशियम भी दूसरे पीरियड, मगर मैग्नीशियम का सोडियम से प्रोटॉन ज्यादा होता है, इसका होता है 11, इसका होता है 12, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मैग्नीशियम इसका जवाब सही है। 83 का जवाब आपके पास सी आया। अब यहाँ पर है एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 28 है। अब 28 एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो होता है निकेल का। किसका होता है, निकेल का। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि किसमें होंगे, कितने होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी के ना 5 डिजेनेट ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 8 है, ठीक है। बाकी ये आपके पास जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 84 में जो आपके पास जवाब आया वो ए है। ये पूछ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। 2 आपके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद 85 क्वेश्चन है कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन व्हिच इलेक्ट्रोफाइल इज यूज्ड। नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ। ये आपके पास बेंजीन है, हम क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ। तो एसिडिक मीडियम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो आपके पास है यहाँ पर NO2 अटैच हो जाता है, प्लस में यहाँ पर OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो ये वाटर बनाता है। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन बन गया, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये आपके पास है, जिसको हम कहते हैं ये NO2 प्लस है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन, क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम आयन। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, यूनिट फॉर केसी इन द रिएक्शन। अब केसी का यूनिट पूछ रहा है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 मोल हैं, यहाँ पर भी 2 मोल हैं। अब आपको पता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में दोनों के मोल्स सेम होंगे ना, तो इस केस में कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों साइड मोल सेम है, अगर आप निकालेंगे तब भी कोई यूनिट नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दोनों के मोल सेम हो गए तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास डी है, कोई भी यूनिट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर इसका केसी हम निकाल के देखते हैं। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है NO, ठीक है, ये 2 ऊपर चले गए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, केसी निकालते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, स्क्वायर है तो इसको आप इसको स्क्वायर कर दो। इन दोनों का यहाँ पर इसका भी मोलरिटी हो गया, इसका भी मोलरिटी, तो ऊपर m स्क्वायर है, इसका करेंगे तो ये भी m स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पर 86 का जवाब डी आपके पास आया। 87 है, solubility of AgCl is decreased by adding which of the following। अब ये है कॉमन आयन इफेक्ट का, किसका है, कॉमन आयन इफेक्ट का। अब देखो यहाँ पर solubility of AgCl is decreased, AgCl यहाँ पर आपके पास जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब जब हम उसके दूसरा हाईली सॉल्युबल साल्ट डिसोल्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो AgCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कैसे, मिसाल के तौर पर ये जो है ना वो पॉजिटिव आयन इन क्लोरीन आयंस में होता है। अब ये पहले से ही सॉल्यूशन में डिसोल्व होता है, हम क्या करते हैं, कोई हाईली सॉल्युबल साल्ट, मिसाल के तौर पर हमने NaCl हाईली सॉल्युबल साल्ट होता है ना, हैविंग अ कॉमन आयन, मतलब सेम आयन हो, इसमें भी क्लोरीन एक आयन सेम है, इसमें भी क्लोरीन आयन एक आयन सेम है। जब हम इसको डिसोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सोडियम प्लस में यहाँ पर क्लोरीन। अब देखो दोनों में क्लोरीन है, जब क्लोरीन क्लोरीन सेम आया तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है ना वो बैकवर्ड मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपके पास यहाँ पर देखो NaCl जो आपके पास है, इसका जवाब है 87 का। जो आप ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, पहला रिएक्शन भी यही होता है, इसमें इतना खास नहीं होता, यही बस रिएक्शन समझाते हैं, पूरे टॉपिक में यही एक बात होती है मेन, तो ऊपर से इसने सवाल दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है 88, इफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन मोर देन वन पाथवे, ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा पाथवे में है, द नेट एंथैल्पी, जो नेट एंथैल्पी चेंज इज सेम है प्रोवाइडेड द इनिशियल फाइनल स्टेजेस आर सेम। मतलब आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मिसाल के तौर पर A से जा रहा है B में, B से जा रहा है C में, C से जा रहा है D में, मगर जो नेट एंथैल्पी है वो AD से काउंट होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा H। मिसाल के तौर पर डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, तो इसका जब डेल्टा H निकालते हैं तो आपके पास हो जाए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस, ये इसके बराबर हो जाता है। तो ये जो स्ट्रीम है ना, ये हम कहते हैं इसको हिसिस लॉ, हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसको हम कहते हैं ना, पूरा टॉपिक होता है हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, ये स्टेटमेंट निस्बत है इसकी। उसके बाद 89 है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन अकर्स है। इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडक्शन कहाँ होती है, सिंपल ट्रिक में आपको बता देता हूँ। ये जो है ना एनोड पे ऑक्सीडेशन, नोड कैथोड पे ये जो हम ना रिडक्शन पढ़ते हैं, ये इंसान ऑलमोस्ट भूल जाता है। तो यहाँ पर OARC, अब देखो ऑक्सीडेशन जो है ना वो एनोड पे होगी, रिडक्शन कैथोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे, OARC, ये ट्रिक याद कर ले। अब इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, ये रिडक्शन आया, इसके सामने बराबर में क्या है, कैथोड, तो मतलब कैथोड में क्या होती है, वो रिडक्शन होती है, ये ट्रिक याद कर लें। और ये इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन सवाल आते रहते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, रिडक्शन कहाँ पे होती है। तो 89 का जवाब आपके पास आया बी। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड इन प्रोटीन बाय व्हिच रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जवाब होता है बी। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 90 का बी आ गया। उसके बाद है 91, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू असाइल क्लोराइड इफ दे आर ट्रीटेड विथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं RCOOH और यहाँ पर असाइल क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड मतलब RCOX, ठीक है, असाइल एक क्लोराइड मतलब हेलोजन आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्शन करवा के देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करता है, SOCl के साथ, SOCl2, क्लियर है। यहाँ पर ये पैराडीन होता है, पैराडीन, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है पैराडीन। अब ये क्या बनाएगा, RCOCl, ठीक है।
तो ये इस तरीके से बनाता है। प्लस में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यहाँ पर HCl होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया इफ दे आर ट्रीटेड। जब हम इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये असाइल क्लोराइड मिल जाता है। 91 का आपके पास जी जवाब आया बी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 है, दी IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा? बिल्कुल इजी है और हम पहले पिक्रिक एसिड बना देते हैं। तो ये आपके पास पहले फिनोल होता है, उसके बाद 2 4 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, 2 4 6 नाइट्रो। अब ये हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद रेजिएंट वो जो डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल को कौन सा रेजिएंट है जो कि डिफरेंशिएट करता है? ये मैंने आपके पास जो है वो रिएक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिनोल है और फेरिक फिन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका वायलेट या पर्पल कलर है। मगर आपसे ये सिंपली रेजिएंट पूछ रहा है, तो इसमें रेजिएंट कौन सा होता है? वो आपके पास होता है न्यूट्रल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो 93 का ऑप्शन ए आपके पास सही है। और जो टोलिन रेजिएंट और जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो जो डिफरेंशिएट करते हैं वो करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये भी आप प्लस में याद कर लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इस बार ये आया तो हो सकता है ना कि ये भी आ जाए। तो देखो 2 सवाल आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। टोलेरेंस रीजन, फिलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पर अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं। उसके बाद 94 है फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ रिपल्जन ये आपके पास सवाल होता है विस्पर थ्योरी का। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर, किसमें रिपल्जन ज्यादा होती है? तो हम पढ़ते हैं ना जो लॉन पेयर और लॉन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्जन उसमें होती है। उसके बाद होती है लॉन पेयर एंड बोन पेयर, उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्जन इसमें ज्यादा होती है। सबसे जो लीस्ट होती है ना, कम, वो रिपल्जन इसमें बहुत ही कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन किसमें होती है? लोन पेयर, लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर इसका जवाब है। 94 का ऑप्शन आपके पास ए सही है। अब ये कह रहा है इन इथाइलिन हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कार्बन आइटम। इसमें इथाइलिन मॉलिक्यूल में अनहाइब्रिडाइज्ड आइटम से कितने होते हैं? तो आपके पास है, हम पढ़ते हैं ना इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की, अगर मिसाल के तौर पर निकालें तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आपके पास की जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, तो आपके पास एक ही होता है। मिसाल के तौर पर 1s2 2s2, तो ये 2px है 2py, इस तरीके से देखो एक इलेक्ट्रॉन, वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। 2p तो है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहा। तो 95 का आपके पास ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 96 से सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लीनियर ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, या साइडवेज ओवरलैपिंग, या ऑल ऑफ दीज। जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, देखो एक तो आपके पास बनता है लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बनता है। तो यहाँ पर पूरा टॉपिक आपके पास से क्लियर हो जाएगा अगर ये सारी मतलब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हेड टू हेड भी है, लीनियर ओवरलैपिंग है, उसको हम कहते हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू हेड और लीनियर, मतलब 3 यहाँ पर डेफिनेशन आपकी होगी। 96 का ए ऑप्शन आपके पास सही है। अब 97 है इन हाइबर प्रोसेस द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रेशियो क्या होता है? अब यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये अमोनिया बना देते हैं। जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है बाय हाइबर प्रोसेस, ये भी याद कर लो। अमोनिया मैन्युफैक्चर बाय व्हिच प्रोसेस? हाइबर प्रोसेस, ठीक है। तो ये अमोनिया बना रहा है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन का एक रेशियो 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो 1:3 हो गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर 1:3 कौन सा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम? 1:3 यहाँ पर आपके पास सी है। तो 97 का जब आपके पास सी आया। उसके बाद है 98 वॉल्यूम इज अ, तो वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, दोनों है ननादीद। वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब ये स्टेट फंक्शन क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो स्टेट फंक्शन होता है जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे, हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो 98 का जवाब आपके पास ए आया, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या है? जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करें, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होता है, वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन में कार्बन डाई, अब मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है ऑफ कार्बन। तो मीथेन में सिंपल हम इसको स्ट्रक्चर जब ड्रा कर देते हैं, वैसे भी हमें पता है कि मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है।
जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा उसके पास लोन पेयर भी नहीं है तो सिंपल sp3 आपके पास जवाब आ जाता है, इजी है। उसके बाद है द साइंटिस्ट फ्रीड एंड क्राफ्ट, दो साइंटिस्ट हैं फ्रीड क्राफ्ट, कौन सा यहाँ पर जो है ना वो रिएक्शन इसने परफॉर्म किया था, तो इन दोनों ने दो रिएक्शन परफॉर्म किए थे, एक था अल्काइलेशन, कौन सा था अल्काइलेशन, दूसरा असाइलेशन, जो हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो दो रिएक्शन थे अल्काइलेशन असाइलेशन। अब देखो नाइट्रेशन नहीं, सल्फोरेशन नहीं, अल्काइलेशन किया था, हेलोजिनेशन नहीं किया। तो देखो अल्काइलेशन दोनों में से है, तो दो रिएक्शन वैसे परफॉर्म किए थे मगर एमसीक्यू में आपके पास एक ही है तो 100 का आप सी लगा लो। अब उसके बाद 101 इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड। क्लोरीनेशन मतलब ये सेम यहाँ पर टॉपिक उठा के दिया है यहाँ पर ये। अब क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास बेंजीन है, अब ये क्या करता है क्लोरीनेशन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता है और ये इसके पास ना एसिडिक मीडियम होता है, या फेरिक क्लोराइड है या आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो क्या करता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना देता है इस तरीके से, ठीक है। प्लस में यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से तो HCl हो गया। तो देखो इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो कौन सा रीजन इस्तेमाल होते हैं, देखो फेरिक क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम तो है नहीं, फेरिक क्लोराइड है, तो यहाँ पर आपके पास बी आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसने बड़ा टारगेट किया है, इससे जो रिकंडक्ट पेपर IBA का है उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कैसे किया जाए, पहले तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, रिएक्शन की बाकायदा समझ आनी चाहिए, इसका जो मैकेनिज्म होता है ना वो भी समझ आना चाहिए, उसके बाद इसकी पॉइंट्स भी बनाएं। अब जितने भी रिएक्शन है ना आप रिएक्शन लिखो, उसकी प्रोडक्ट टॉपिक को समराइज करो, 4 पेजेस का है तो आधे पेज पे लेके आओ, पॉइंट्स बनाओ, बुलेट्स पॉइंट्स बनाओ। बुलेट्स पॉइंट जितना आप बनाएंगे उसको जो है ना 5 से 6 जितने भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के उनको रिवाइज करो। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो गई तो MD गेट में चाहे गेट में आप जबरदस्त अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं बाकी सारी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, आके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंटर में होती है ना उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। बेटा सबसे ज्यादा मेहनत अगर आपको करनी है तो ऑर्गेनिक पोर्शन में ही करनी है। अगर ऑर्गेनिक पोर्शन आपका अच्छा आ गया तो केमिस्ट्री के पोर्शन में MCQ अच्छे आ जाएंगे। जब केमिस्ट्री के पोर्शन में अच्छे MCQ आ जाएंगे तो मतलब पूरा ओवरऑल आपका MD गेट भी अच्छा हो जाएगा। जब आप MD गेट में ये परफॉर्म इस तरह की चीजें नहीं करेंगे ना तो सीट लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपको जब सीट लेनी है उसके लिए हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी ना। तो हार्ड वर्क करने के लिए आपको जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से, जब ऑर्गेनिक पोर्शन आपका अच्छे से हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी MD गेट की सीट भी पक्की है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इसके MCQ लास्ट नहीं करें, पहले आपको टॉपिक को अच्छे तरीके से समराइज करें, पढ़ें, ठीक है। तो मेरे पास ही अगर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं या इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसकी पॉइंट्स जो है ना वो आप बनाएं। उसके बाद 102 है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये कैटालिटिक देखो ये भी आपके पास ऑर्गेनिक आया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये बेंजीन का सवाल है, ठीक है। इसके पास ना 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जब हाइड्रोजनेशन मतलब करवाते हैं तो आपके पास ये निकल और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो ये सारे पाई बॉन्ड उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, और ये क्या बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर आपके पास साइक्लोहेक्सेन बी जाओ आपके पास है साइक्लोहेक्सेन। अब आपके पास 103 है वो चाहता है फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टर, इसमें से मेटा डायरेक्ट कौन सा होगा। तो ये जो आपके पास OH है ये जो है ना आर्थो है, इसके पास लोन पेयर है। अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है, ये तो दोनों आपके पास आर्थो और इसके पास लोन पेयर नहीं है मगर फिर भी आपके पास है अल्काइल ग्रुप जो होता है, ये तीनों आपके पास है आर्थो है। NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो आपके पास ना मेटा डायरेक्टर है। तो 103 का जवाब आपके पास है ए आया। उसके बाद है 104 इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 टू फॉर्म। तो ये क्या बनाता है, अब ये कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH किसके साथ रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, तो क्या बनाएगा। अब ये C2H5 ठीक है, क्लोरीन यहाँ से ले लेगा तो ये हो जाएगा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बनाया, प्लस में क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में आपके पास HCl आ गया, तो ये क्या बनाया इथाइल क्लोराइड। अब ये इथाइल क्लोराइड आ गया। गिगना रीजन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, ये क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके। तो बेटा ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। 105 का ये आपके पास है जवाब आया। अब
क्वेश्चन 106 है, गिरगिना रीजन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये बिल्कुल सेम सवाल है, तो इस वजह से दोनों में से मैं कोई एक रिएक्शन करवा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास हो गया गिरगिना रिएजेंट RMgX है, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये क्या बनाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो R है नेगेटिव, यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये कार्बन आपके पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव, तो ये आपके पास है अल्काइल ग्रुप नेगेटिव, तो यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो आपके पास इस तरीके की फॉर्मेशन होती है OMgX है, किधर है और यहाँ पर दो, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब ये क्या कर, तो ये यहाँ पर Mg है आपके पास है, ठीक है, X तो ऑलरेडी इसके पास है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास है दूसरा क्या बना R अल्काइल ग्रुप, ये C ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास है, OH यहाँ पर आके अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर RCOOH है, तो देखो यहाँ पर क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर आपके पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऊपर भी यही सवाल घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक ही सवाल में दोनों चीजें। तो देखो अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी, सारे ये भी ऑर्गेनिक का है, तो अगर ऑर्गेनिक अच्छी होगी ना, केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक को आपको ज्यादा टारगेट करना है, बाकी केमिस्ट्री इजी हो जाती है। तो 106 का आपके पास ए आया, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब 108 है, हाउ मेनी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ वाटर। वाटर का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इस तरीके से आता है, बेंट, एंगुलर और वी शेप। अब इसके पास ना बॉन्ड पेयर देखो, एक ये बॉन्ड पेयर, दूसरा ये बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन, एक और दूसरा दो लोन पेयर, टोटल 4 हो गए। हाउ मेनी एक्टिव, देखो ये पहले भी सवाल आया था, मैंने आपको बताया था, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, टोटल 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन सही है, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हिच ऑर्बिट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अब हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। अब आपको पता है हम जो है ना वो N+A रूल, हेंस रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो N4 है और D आपके पास आया तो +2 कर दो, यहाँ पर N 6 है, S यहाँ पर है मतलब 0 आ गया। अब यहाँ पर ये 6 है, P आया तो मतलब यहाँ पर 1 हो गया। ये N5 है, D आया तो मतलब यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर आ गया 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आया 7। तो जब N+L वैल्यू जब आपके पास ज्यादा होती है ना, वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो दोनों ये चेन इनको तो कैंसिल करो, बाकी 6P और 5D। जब N+ वैल्यू सेम है तो हम देखते हैं जिसकी आपके पास N वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 109 का आपके पास जवाब आया C, ठीक है। तो ये आपके पास है C सही है, जिसकी N वैल्यू हाई होगी, तो C आपके पास जवाब सही है। क्योंकि इस केस में जब दोनों की N+ वैल्यू सेम होती है, जिसकी N वैल्यू ज्यादा होती है हम उसको देखते हैं, ये रूल होता है, सेकंड केस होता है हेंस रूल का। अब यहाँ पर इफ N = 3 L = 2 फॉर व्हिच ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है। अब देखो जब आपके पास L0 आया तो हम कहते हैं S, जब L आया 1 तो आप P, L आया 2 तो आपके पास D, और L जब आपके पास 3 आता है तो हम कहते हैं F। अब L आपके पास यहाँ पर 2 है, जब L2 आया तो D आया, तो यहाँ सवाल में जब L0 हो तो S, L1 हो तो P, L2 हो तो D, L3 है तो F। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब L2 हो तो कौन सा ऑर्बिट होगा। जब L2 हो तो D ऑर्बिट होगा, मतलब ऑप्शन आपके पास C सही है, C का D मतलब, है ना। अब क्वेश्चन 111 है, वेन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकेंडरी ग्रुप, जब सेकेंडरी ग्रुप रिएक्ट विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, देन जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। अब हमें पता है कि जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब लास्ट वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके पास जो चार्ज होती है वो +2 होती है, और जो नाइट्रोजन है उसके जो ना वैलेंसी आपके पास होती है नाइट्रोजन की -3। तो यहाँ पर क्रॉस में आ जाते हैं इस तरीके से, नाइट्रोजन की 3 हो तो इधर आ जाएगी, और आपके पास मेटल की मतलब के अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंडरी ग्रुप की 2 है, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो जाती है इस तरीके से ना। तो M3N2 111 का जवाब आपके पास ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। अब ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी किसकी होती है। अब यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद आपके पास HF। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी होगा वो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, सबसे ज़्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है।
तो जिसकी एनर्जी कम होती है ना वो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, जल्दी आयनाइज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इन सब में से जो है ना वो कम एनर्जी होती है, तो इस वजह से ये मोर एसिडिक होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 रेडियो का आपके पास सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 113 है इन विच रिएक्शन ओनली रिडक्शन अकर्स। अब आपको पता है रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वाली डेफिनेशन है ये फॉलो होगी, इन विच रिएक्शन ओनली रिडक्शन अकर्स है। Fe3 से 3A+2, 3 से +2 है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो ये रिडक्शन की हो गई। अब यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये सारी जो तीन नीचे वाली हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 113 का जो ए है वो रिडक्शन है, तो वो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन ए सही है। 114 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक, कौन सा एस ब्लॉक में नहीं है। अब लिथियम भी एस ब्लॉक का है, सीजियम भी एस ब्लॉक का है, आयरन एस ब्लॉक का नहीं है, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर ये सिंपल सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आपके पास है जवाब ये सी है। अब क्वेश्चन 115 है व्हाट इज द जनरल, अब क्वेश्चन 115 है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो ए आपके पास ऑप्शन है। तो ये 115 का क्वेश्चन सिंपल सवाल है, इजी है, अल्कीन का जनरल फार्मूला पूछ रहा है। अब ये उसी चैप्टर में से सवाल है कि आइसोमेरिज्म का सवाल है, उसकी टाइप्स पूछ रहा है। इन विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कौन सी टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल एग्जिबिट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंस होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। ये टाइप